देखो, हम लोगों का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स का क्या मीनिंग होता है ये पढ़ लिया है। इस क्लास को पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये कि आपको रैशनल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा अभी तक हमने और क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए कि अगर आपको 2 या 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने को कहे जाए, या फिर अगर आपको उससे ज़्यादा भी इंसर्ट करने को कहे जाए दो गिवन के बीच में, तो आप इंसर्ट कैसे करोगे। तीसरी चीज़ या तीसरा टॉपिक हम जो पढ़ चुके हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, बराबर। अब जो चौथी चीज़ हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लोग वैसे चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, मैंने पहले चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज फिनिश करवाई है और अब मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से मूव कर रही हूँ। कैसा है, ये जो प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ है कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कैसा है फिर भी एक स्टूडेंट को इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के क्या करने वाले हैं बताओ। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का क्या करने वाले हैं, आप लोगों का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, कि इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग वो होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। डन, अच्छा, बढ़िया है। अब उसके अलावा और क्या, प्रॉपर्टीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और कल इसके इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो आज पूरा अपना जो छोटा सा दिमाग है वो प्रॉपर्टीज़ को समझने में लगाना। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी आप लाइफ में कोई पहली बार पढ़ रहे हो, ये प्रॉपर्टीज़ आपने रैशनल नंबर्स की इससे पहले भी छोटी लोअर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ी है। हाँ, रैशनल नंबर्स के नाम से नहीं पढ़ी होंगी, बट ये प्रॉपर्टीज़ को आपने नॉर्मल नेचुरल नंबर वगैरह या होल नंबर के जब आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा छोटी क्लासेस में बहुत, तब ये प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में आई होगी। तो आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। तो पहले मैं तुम्हें एक गो थ्रू करवा देती हूँ, एक ओवरव्यू मैं तुम्हें दे देती हूँ कि कौन कौन सी हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों को जो पढ़नी है दैट इज़ नोन एज क्लोजर। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोजर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, अच्छा, अब क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ लेने के बाद जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है वो कौन सी रहेगी। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी विल बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। हर प्रॉपर्टी मतलब हर वर्ड के आगे प्रॉपर्टी लगाना होता है, जैसे क्लोजर नहीं बोलते, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव नहीं बोलते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बट मैं सिर्फ वर्ड लिख रही हूँ, आप प्रॉपर्टी पीछे आप खुद लगा लीजिएगा। कम्यूटेटिव के बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर डी में आते हैं। पॉइंट नंबर डी, ये हम लोगों की कौन सी प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर डी थोड़ी सी लोगों को कठिन लगती है, बट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। बहुत ही आसान है बल्कि ये, ठीक है, बहुत ही आसान है। अच्छा, ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर ई में आते हैं। पॉइंट नंबर ई में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर ई की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ड आया है इन्वर्स, ये दो पार्ट्स में फर्दर फिर से क्लासिफाई होता है। एक को हम लोग कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स अगर आप वर्ड बोल रहे हो तो वहाँ पे दो वर्ड्स आपको लगाना पड़ता है। एक होता है एडिटिव इन्वर्स और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो यू हैव टू मेंशन कि अगर कोई आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर नंबर का इन्वर्स निकालो, तो सामने वाले टीचर को आपको ये पूछना पड़ेगा कि सर एडिटिव निकालना है कि मल्टीप्लिकेटिव निकालना है, क्योंकि इन्वर्स दो टाइप के हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है, टोटल हमको यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन्वर्स। एंड इन्वर्स में अगेन दो, दैट इज एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। खैर, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एक एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर घुसेंगे।
आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के मीनिंग क्या होते हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी को कैसे, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सीखेंगे। कल इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है प्रॉपर्टीज़ का। खैर, आ जाओ सबसे पहली हेडिंग की तरफ आ जाओ। द फर्स्ट हेडिंग इज क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी या किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले मैं एक तुम्हें छोटी सी बात बताती हूँ। क्लास 10th तक जब आप होते हो तो क्लास 10th तक आपकी लाइफ में सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं। क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप सिर्फ यही 4 चीज़ें करते हो। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में आओ और 11th स्टैंडर्ड में अगर आप आकर देखो, मैथ्स देखो 11th की, 12th की, तो आपको पता है क्या मिलता है वहाँ पे? बिसाइड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें आ जाती हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगैरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बहुत सारे अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिसाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं अगर 10th क्लास तक की बात करूं तो हम लोग मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ 4 ऑपरेशंस करेंगे। या तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट, या तो ऐड। सिर्फ 4 मैथ्स के ऑपरेशंस हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने हैं। एंड इवन 10th तक भी, एंटायर 10th तक हमको यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये भी पढ़ना पड़ता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे एप्लीकेबल है। ये सोचना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों ऑपरेशंस के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चारों एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल हो, चारों ऑपरेशंस में वो चलती हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑपरेशंस हैं, हमें चारों ऑपरेशंस के बारे में ही सोचना है कि वो चारों में चलती है कि नहीं चलती है। तो देखो, पहला ऑपरेशन है एडिशन, मैं इसे सिंबल दे रही हूँ। दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, चौथा ऑपरेशन है डिवीजन। बराबर एग्री करते हो? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे काम करती है, मतलब एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन पे आप लोगों की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या एप्लीकेबल है? बताओ। डेफिनेटली इस पे भी एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूँ क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। बट अब बात आ जाती है डिवीजन की। क्या जब मैं 2 नंबर्स को या फिर कुछ भी डिवाइड करूँगी तो क्या उस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी? तो इसका आंसर है नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगी। मैं रटवा नहीं रही हूँ, ठीक है, इसका मीनिंग भी समझा के दूंगी कि क्यों नॉट ऑलवेज मैं लिख रही हूँ। बट पहले चार्ट को समझ तो लो, ताकि कल को ट्रू फॉल्स आ जाए, फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाए तो भर सको। बराबर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है रैशनल नंबर्स में। बट आपके डिवीजन अगर आ गया तो डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज का मतलब क्या होता है? समटाइम्स हो भी सकती है, समटाइम्स नहीं भी हो सकती है। अब ये समटाइम्स डिसाइड कौन करेगा? भगवान, या फिर खुद मैथ्स की किताब, या फिर हमारे टीचर्स? नहीं, मैथ्स कोई तुक्का नहीं है कि किसी और के लिए कुछ, मेरे लिए कुछ और तुम्हारे लिए कुछ। इसके नियम होते हैं। वो ये नियम ये कहते हैं कि अगर मान लेते हैं डिवीजन करते वक्त डिनोमिनेटर, होप सो कि तुम्हें डिनोमिनेटर का मतलब पता है, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया, अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आ गया तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो सीपी है, सीपी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, वो नहीं चलेगी। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। इवन जब तुमको मैंने रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेसन दिया था, तब हमने उस इंट्रोडक्टरी वीडियो लेसन में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इस पे कूट के बातचीत की थी कि इसको रैशनल नंबर कहते हैं, इसको रैशनल नंबर नहीं कहते, रैशनल नंबर की कंडीशंस क्या हैं। तब तुमको बताया था कि रैशनल नंबर्स के
डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो क्वांटिटी तो रैशनल नंबर ही नहीं कहलाएगी। तो एक्चुअली कैसा रहता है, डिवीजन करते वक्त अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो जो नंबर रहेगा, ठीक है, नंबर विल नो लॉन्गर बी रैशनल, नंबर विल नो लॉन्गर बी रैशनल, वो रैशनल नहीं रहेगा। और क्योंकि वो रैशनल ही नहीं रहेगा, सो देयरफॉर वहाँ पे हम लोग कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। कोई क्लोजर प्रॉपर्टी आप वहाँ पे क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों हमने बोला कि डिवीजन में, क्या मैंने ऐसा कहा कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी कभी काम नहीं करेगी? मैंने कहा नॉट ऑलवेज, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आया तो काम नहीं करेगी, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आया तो काम नहीं करेगी, अगर नहीं आया तो करेगी भाई, ठीक है, तो करेगी। तो इट इज़ लाइक अ सिचुएशन, वो डिपेंड करता है कि ज़ीरो आ रहा है कि ज़ीरो नहीं आ रहा है। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हैं ज़ीरो आए तो भी हम करेंगे, ज़ीरो नहीं आए तो भी हम करेंगे। हम लोग हमेशा ऑलवेज क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, उनको ज़ीरो वीरो से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ये आपको पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल पता होना चाहिए था। अब हमको ये समझना है कि आखिर क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, है ना। डाउट, क्वेश्चन मार्क, कि जिसके बारे में इतनी बातचीत की जा रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, आखिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कौन, है ना, किस चीज़ को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है इफ़ यू हैव नंबर्स, ठीक है, इफ़ यू हैव नंबर्स। अब देखो, नंबर्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड, नंबर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या ये बात से एग्री करते हो? डेफिनेटली। अब जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक को या किसी भी ऑथर को, किसी भी टीचर को जब कुछ समझाना होता है, कुछ एग्जाम्पल लेकर मैथ्स में समझाना होता है, तो वो क्या बोलते हैं, चलो ये 2 नंबर्स अपन लेते हैं और देखो इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्या वो आपको इनफाइनाइट नंबर्स लेकर समझाते हैं क्या? नॉट पॉसिबल ना। इनफाइनाइट नंबर 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल है 5-5, 6-6 नंबर लेकर लेंदी क्यों बनाना अननेसेसरी टॉपिक को? क्या ये बात समझ में आ रही है? ज़्यादा नंबर्स को लेकर समझाने से अननेसेसरी टॉपिक लेंदी हो जाता है, जिस चीज़ को हम लोग 2 नंबर्स लेकर भी समझ सकते हैं, बराबर 2 नंबर लेकर भी तो समझा जा सकता है ना। तो एंटायर आज की क्लास में जब भी मैं आपको कोई भी प्रॉपर्टी समझाऊंगी, मैं उस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए या तो 2 नंबर लूँगी या तो 3 नंबर लूँगी, डिपेंड की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मुझे कितने नंबर्स की नीड है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मैडम अगर बहुत सारे नंबर्स आ गए तो क्या उनके लिए प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है? उनके लिए भी भाई वैलिड है, लेकिन तुमको समझाने के लिए हम लोग मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं, बराबर, मिनिमम क्वांटिटी के साथ हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। अब जैसे क्या होता है, जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, जो बोर्ड्स होती है, सीबीएसई बोर्ड होती है या कोई दूसरी स्टेट बोर्ड भी अगर कोई होती है, आईसीएसई बोर्ड होती है, ये लोग सैम्पल पेपर रिलीज़ करते हैं, 1 सैम्पल पेपर, 2 सैम्पल पेपर, ताकि आपको ये समझे कि आप जिस एग्ज़ाम को देने वाले हो उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि 100 क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए। क्या सीबीएसई बोर्ड 100 सैम्पल पेपर रिलीज़ नहीं कर सकती? कोई भी बोलेगा अरे क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्या 2000 सैम्पल पेपर रिलीज़ नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर 2 काय को कर रहे हो, 2000 करो। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तुझको 2 पेपर्स देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो सकेगी, तो 2000 लेकर अननेसेसरी काम को लेंदी क्यों बनाया जाए, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ कि कई बार जब आपको समझाया जाता है तो समझाने के दौरान टीचर्स 2 नंबर्स दे लेते हैं या 3 नंबर्स दे लेते हैं, और स्टूडेंट को एंटायर उसके स्टूडेंट लाइफ में ये लगता रहता है काफ़ी सालों तक, जब तक उसके दिमाग में कोई दूसरा इंसान उसको ना बताए कि अरे देख ऐसा नहीं ऐसा होता है, या फिर जब वो खुद ना सीख जाए कि अच्छा, उसको ये लगता रहता है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है या फिर 3। बट ऐसा नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी बहुत सारे नंबर्स के लिए वैलिड होती है, बट हम लोग अननेसेसरी
हैक्टिक कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम सिर्फ 2-3 लोग लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो बहुत हो गए प्रवचन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं आप लोगों के पास 2 नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है। एक नंबर ले रही हूँ P, एक नंबर ले रही हूँ Q। लेट P एंड Q बी 2 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में RN लिखूंगी, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन 2 नंबर्स के साथ आपको जो ऑपरेशन करना है आप करो। ये दोनों नंबर्स इंडिविजुअली रैशनल है ना। आप इन दोनों नंबर्स, इन दोनों रैशनल नंबर्स के साथ आपको जो ऑपरेशन करना है आप करो। डू एनी ऑपरेशन। अब तुम ये कह रहे हो कि मैडम ऑपरेशन मतलब क्या नाइफ वाइफ लेकर आए क्या डॉक्टर वगैरह की, तो नहीं। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है आपको इन दोनों को ऐड करना है, आप ऐड करो, है ना। आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आप इनको सब्ट्रैक्ट करो। आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, आप इनको मल्टीप्लाई करो। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, आपको जितने नंबर लेने ले लो, अगर वो सारे नंबर्स जो आपने लिए हैं अगर वो रैशनल है तो उन नंबर्स का एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, वो जो आंसर आएगा, जैसे अगर मैं P और Q को ऐड करूं तो P और Q को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर भी एक रैशनल नंबर होगा। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि आपके पास अगर 2 रैशनल नंबर्स हैं, आप उन दोनों रैशनल नंबर्स को क्या कर दीजिए, ऐड। आपके पास 3 है, तीनों को ऐड करो। 50,000 नंबर्स हैं, 50,000 नंबर को ऐड करो। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं सारे रैशनल नंबर्स को अगर आप ऐड भी कर दोगे तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी अ रैशनल नंबर। ऐसा नहीं होगा कि ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो इरैशनल हो गया, ऐसा नहीं होगा। एडिशन, रैशनल नंबर्स का जो एडिशन है वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। सिमिलरली वो ये कहता है अगर आपके पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं आप उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, आप उनको सब्ट्रैक्ट कर लो। मैं P माइनस Q लिखी हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम Q माइनस P भी लिख दो। मैं P प्लस Q लिखी हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम Q प्लस P लिखो। अब कई लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो जाएगा, अरे मैडम 2 + 3 काय को, 3 + 2 भी तो लिख सकते हो भाई, लिख देना, मेरा क्या जा रहा है, लिख दो, बात तो बस सेम ही है। तो अगर आप कभी 2 रैशनल नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपका वो आंसर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि वो आंसर भी आप लोगों का क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। यानी कि रैशनल नंबर को तुम ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा जो आंसर आएगा, चाहे 1 को करो, 2 को करो, 3 को करो, हमेशा जो एक आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। आप चाहो तो उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, P मल्टीप्लाई बाय Q करो या फिर Q मल्टीप्लाई बाय P करो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आंसर खुद भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैडम आपको क्लोजर प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट लिखनी है तो इसकी स्टेटमेंट का मैं क्या, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखूंगी, इसकी स्टेटमेंट में ये लिखूंगी कि दैट द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर्स, या 2 नहीं बोलना चाहिए, ऑफ एनी रैशनल नंबर्स, क्योंकि 2 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है, विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। वो हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। मतलब अगर आप 2 रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल होगा, ठीक है। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैम लेकिन आपने डिवाइड के बारे में नहीं बताया। तो देखो, अगर P और Q 2 रैशनल नंबर हैं, ठीक है, और इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए डिवीजन के लिए, ठीक है, डिवीजन के लिए। एडिशन में 0 होता है चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी 0 होता है चलेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी 0 होगा चलेगा। बट अगर आप डिवाइड कर रहे हो P बाई Q लेट से आपने किया, या फिर लेट से आपने Q बाई P किया, ठीक है, और मान लो नन ऑफ देम इज 0, इनमें से कोई भी 0 नहीं है, नन ऑफ देम इज 0, इनमें से कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो भी आंसर आएगा वो आंसर भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। लेकिन दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड
ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड अगर एनी ऑफ द नंबर या एनी ऑफ द नंबर इन डिनोमिनेटर इज ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी आपकी तब वैलिड नहीं होगी, ठीक है, इफ़ एनी डिनोमिनेटर नंबर, अगर डिनोमिनेटर यानी कि कैपिटल डी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है तो इसीलिए मैंने तभी आपको कहा था कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इनके लिए हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड रहेगी, नो डाउट, लेकिन आपके डिवीजन के लिए ऑलवेज नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने से वो नंबर फिर रैशनल ही नहीं रहता, है ना, वो रैशनल ही नहीं रहता। मल्टीप्लिकेशन में आएगा चलेगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। ये प्रॉपर्टी तो सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट प्रॉपर्टी होती है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझते हैं भाई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि किसी भी प्रॉपर्टी को ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, है ना, आप उसके साथ 4 ऑपरेशन कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन वो हर ऑपरेशन के साथ फिट बैठेगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के साथ फिट बैठती है, बट समटाइम्स अगर ज़ीरो नहीं है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या कहना है? तो देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप 2 रैशनल नंबर्स लोगे, दोनों रैशनल नंबर्स को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करोगे। कैसे? आप हो सकता है एडिशन करो, आप हो सकता है मल्टीप्लिकेशन करो, आप हो सकता है डिवीजन करो, इन्हीं 4 ऑपरेशन में से आप कुछ करोगे। तो आप ये देखते हो कि अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू क्वेश्चन करता हूँ, तो एडिशन वाला कोई क्वेश्चन करता हूँ, तो एडिशन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन को नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन को करती है, डिवीजन को नहीं करती। सोचो, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली वैलिड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सोचा है एक बार भी? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है वो, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? विल एक्सप्लेन यू, तुम्हें समझा दूंगी, बट वैलिड नहीं है। जैसे ऊपर के केस में क्या हो रहा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए वैलिड थी, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड ही नहीं है। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था कि कभी कभी डिवीजन में वैलिड नहीं होती थी, बट कभी कभी हो भी जाती थी, डिपेंड कि ज़ीरो है कि नहीं है। यहाँ तो उसने मना ही कर दिया एकदम। जैसे कि हमारे पास एक मेरा पेट है रॉबी, ठीक है। अच्छा, अगर आप उसको कभी पेडिग्री दोगे, मन करेगा, मतलब एक्सट्रीम अगर उसको भूख लग रही है, एक्सट्रीम, तो कभी मन करेगा तो कभी कभी खा लेगा, कभी कभी उसको छोड़ देगा। उसके पास एक उसकी कैल्शियम बोन है, आप उसको वो दोगे तो नींद में भी होगा तो उस कैल्शियम बोन के लिए भागता हुआ आएगा। उसके पास कुछ एग बिस्किट्स हैं, उसके लिए भागता हुआ आएगा ऑलवेज। अच्छा, और एक पता नहीं कौन से तो ब्रांड का एक है कुछ प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर को वो देखता भी नहीं है, एकदम मुंह फेर लेता है। तुम खिलाना भी चाहोगे ना, एकदम मुंह फेर लेगा। लेट्स से दवाई, तुम दवाई खिलाना चाहोगे ना डीवॉर्मिंग की, कि चलो इसके पेट में अगर कोई कीड़े वीड़े हुए हैं तो वो मर मुरा जाए, है ना, खिलाते डॉग्स और कैट्स को, तो वो उसकी बदबू से मुंह फेर लेगा, दवाई की बदबू से ही मुंह फेर लेगा, नहीं चाहिए, नहीं पीऊँगा, नहीं खाऊंगा। तो ऐसा ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ हो रहा है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑलवेज वैलिड है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है भैया। बताओ, मतलब होती ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। आखिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? जैसे मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या? देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा के दे रही हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल्स के बारे में समझा रही हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है आप कोई भी 2 रैशनल नंबर्स ले लो, ठीक है। मैंने पहला एडिशन के लिए मैं आपको समझा कर दे रही हूँ, और दूसरा मैं आपको ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए समझा कर दे रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी 2 रैशनल नंबर्स ले लीजिए। देखो, मैं चाहूँ तो 2 बड़े बड़े फ्रैक्शनल नंबर्स भी ले सकती हूँ, है ना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिमाग में अभी थोड़ा सा स्ट्रेस पड़े, इसीलिए मैं 2 सबसे सिंपल नंबर ले रही हूँ। एक मैंने अपना पर्सनली फेवरेट 2 ले लिया, और दूसरे मैंने मेरा ले लिया 3। अब इनकी एडिशन करो,
तो जो स्टूडेंट नंबर 1 है, जो स्टूडेंट 1 है, वो कहता है कि मैं एडिशन करूँगा 2 + 3, और उसने अपना टीचर को आंसर दिया मैडम 5। जो दूसरा लड़का कहता है स्टूडेंट नंबर 2 कि मैडम मैंने भी किया है, लेकिन मैंने किया है 3 + 2, लेकिन मैडम देखिए मेरा आंसर भी कितना आया है, 5 आया है। तो इससे उनकी टीचर कहती है कि देखो बेटा, अगर आप एडिशन कर रहे हो नंबर्स की, नॉट ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर्स, आप ज़्यादा भी ले सकते थे, बट मैंने क्या कहा, समझाने के लिए काहे को ज़बरदस्ती के लंदी करना, ईजी में छोटे एग्जाम्पल्स के साथ समझो, समझने से मतलब होना चाहिए। तो जब टीचर ये कहती है कि देखो बेटा ऐसा नहीं होता, आप चाहे 2 + 3 करो, चाहे आप 3 + 2 करो, आप चाहे नंबर को आगे लिखो, चाहे आप नंबर को पीछे लिखो, दोनों ही केस से आंसर बोलो कैसा आएगा, सेम आएगा। इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि टीचर कहती है कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, लेट से एक नंबर है P और दूसरा नंबर है Q, तो आप चाहे P + Q लिखो या चाहे आप Q + P लिखो, आंसर विल बी सेम। बच्चे कहते हैं ओ मैडम समझ गए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। फिर उनकी क्यूरियोसिटी आई, बड़े ही जिज्ञासु बालक हैं, उन्होंने क्या किया, इस बार प्लस के बजाय मल्टीप्लिकेशन कर डाला। वो स्टूडेंट नंबर 1 आता है 2 × 3 लेकर, और टीचर को बोलता है मैडम मेरा आंसर 6 है। स्टूडेंट नंबर 2 आता है, वो बोलता है मैडम मैंने 3 × 2 किया है, लेकिन देखो ना मैडम मेरा भी आंसर 6 है। तो टीचर उन्हें बताती है मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है, तुम चाहे नंबर को आगे पीछे लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 2 नंबर्स है P और Q, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि P × Q विल बी इक्वल टू Q × P। ये होती है, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी आई कि अच्छा चल एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी अपन चेक करते हैं, ठीक है, और एक काम करते हैं अपन डिवीजन के लिए भी अपन चेक करते हैं। गए वो लोग टीचर के पास, तो लड़के ने क्या किया, 3 - 2 किया एक लड़के ने, उसका आंसर आया 1। दूसरे लड़के ने 2 - 3 किया, उसका आंसर बोलो कितना आया, -1। अब वो टीचर के पास गए तो टीचर कहती है देखो अब तुम दोनों के आंसर सेम नहीं आए, एक का आंसर 1 आ रहा है, दूसरे का आंसर -1 आ रहा है। तो वो बोलते नहीं मैडम देखो ना सेम ही तो है, इसके पास भी 1 मेरे पास भी 1। तो टीचर समझाती है साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब अब आंसर सेम नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप सब्ट्रैक्शन में नंबर को उल्टा पुल्टा कर दोगे तो वो लोग क्या हो जाएगा, आंसर सेम नहीं आएगा। तो अगर आपके पास 2 नंबर्स है P और Q, तो आप P - Q करके एक आंसर निकालो और दूसरा आंसर आप Q - P करके निकालो, दोनों सेम नहीं आएंगे, ठीक है। उल्टा पुल्टा रिवर्स करने से आंसर सेम नहीं आएंगे। उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी, वो गए डिवीजन के लिए चेक करने, तो उन्होंने बोला चल एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। चलो गए दोनों बालक डिवाइड करने, 3 / 2, आंसर निकाल कर लेकर आए 1.5। फिर उन्होंने किया 2 / 3, आंसर निकल कर लेकर आए बोलो कितना, 0.66666। टीचर के पास गए, टीचर कहती है देखो तुमने नंबर उल्टे पुल्टे कर दिए, तुम्हारे उल्टे पुल्टे करने से अब डिवीजन भी बोलो यहाँ पर सेम नहीं आया। इसका मतलब अगर आप नंबर को रिवर्स कर दो, आगे पीछे लिख दो, और आगे पीछे लिखने के बाद ऑपरेशन करो और फिर भी अगर आंसर सेम आता है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव। तो आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और सिर्फ आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। अब पता है मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़, मैं एक एक्सपीरियंस करती हूँ, बहुत ही मतलब दुखद लगता है, 10वीं कक्षा के 11वीं कक्षा के बच्चे भी ये वाली मिस्टेक करते हैं। मतलब ये समझ में आता है कि उनके बेसिक्स कितने गंदे हैं। पता है वो क्या करते हैं, अगर उनका आंसर 1/10 आता है ना, वो 1/10 को लिख देते हैं = 10। अरे भाई ऐसा नहीं करना, ये मत करना। 1/10 एंड 10/1 बोथ आर डिफरेंट, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसा कतई तूफानी कार्य करने की कोशिश ना करें कृपया करके, ठीक है। चलिए
अब आ जाते हैं हम लोग हमारी तीसरी प्रॉपर्टी के तरफ। दैट तीसरी प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगेन वही कहना होगा कि अगर आपने एडिशन किया, अगर आपने माइनस किया, अगर आपने मल्टीप्लाई किया, अगर आपने डिवाइड किया, तो दोनों में से मतलब इन चारों में से मैं कब वैलिड हूँ और कब नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन तीनों के लिए ये ऑलवेज वैलिड है। मतलब आप कुछ भी करो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होगी। लेकिन डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी भी वैलिड नहीं है। स्टार्टिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी का कैसा था, समटाइम्स कभी होती थी कभी नहीं होती थी, डिपेंड कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भैया डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आखिर कहते किस चीज़ को है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग ये होता है ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना, ग्रुप। जैसे मान के चलिए राम, श्याम और घनश्याम ये तीन दोस्त हैं। राम और श्याम दोनों ही बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ मतलब बेस्ट फ्रेंड। घनश्याम भी है उन्हीं के ग्रुप का पार्ट, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा राम और श्याम है। ठीक है, उतना ज़्यादा खैर वो नहीं है। फिर एक दिन राम और श्याम के बीच में झगड़ा हो गया। राम भाग के चला गया घनश्याम के साथ, जा श्याम मैं तेरे साथ नहीं रहता, मैं घनश्याम के पास जा रहा हूँ। उसने पार्टी बदल ली, उसने ग्रुप बदल लिया। तो जब आप इस तरीके से ग्रुपिंग कर लो ना, ठीक है, उसको बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझाने के लिए हमें 3 नंबर्स की नीड है। मैं 3 नंबर्स ले रही हूँ, P, Q एंड R। एक नंबर है P, एक नंबर है Q और एक नंबर है R। ठीक है, अब P, Q, R के बीच में आप प्लस का साइन लगा दो। P प्लस Q प्लस R। ग्रुपिंग मतलब ब्रैकेट डालना। आपने बोला कि मैडम P और Q के साथ ब्रैकेट डालो, R को ब्रैकेट में मत रखो, उसको निकाल दो। फिर कुछ दिनों बाद P और Q के बीच में झगड़ा हो गया, है ना। P बोलता है भग यहाँ से Q, तो Q बोलता है भग, मैं भी जा रहा हूँ, और वो चला गया R के पास ब्रैकेट बनाने। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि P और R के बीच में ब्रैकेट बन गया और Q वैसे का वैसे ही रह गया, है ना। तो इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एडिशन कर रहे हो आप रैशनल नंबर्स का, और एडिशन करते वक्त अगर आप इस तरीके का ग्रुपिज्म अगर आप करते हो, अलग अलग ग्रुप्स अगर बनाते हो, तो अलग अलग ग्रुप्स बनाने से आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। इवन सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी अगर आप ग्रुप बना लेते हो, तो आपके ग्रुप बना लेने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त अगर आप ग्रुप बना ले रहे हो, तो आपके ग्रुप बना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो देखो मैं तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी समझा रही हूँ, जब अपन एग्जाम्पल्स लेंगे ना तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एग्जाम्पल्स के वाया देखो चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसे थेरी से नहीं आती, बट फिर भी पता तो होना चाहिए ना किसका मीनिंग क्या है। लेकिन अगर यही चीज़ आपने डिवीजन में करने की कोशिश की, तो डिवीजन में भाई ग्रुप बना लेने से आंसर में चेंजेस आ जाएंगे, तब आपका आंसर सेम नहीं होगा। तो इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे वैलिड नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया था एक चौथी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, बट वो मैं आखिरी में लूँगी, पहले मैं आपको इन्वर्स बता देती हूँ। अच्छा, मैंने उसको इन्वर्स कह दिया क्या, रुको 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 रुको, उसको इन्वर्स हटा देते हैं। उसको यहाँ पे वर्ड लिखो आइडेंटिटी आपकी बुक में, ठीक है। अच्छा रहने दो, इन्वर्स ही रहने दो यार, खैर छोड़ो। फिर एक आइडेंटिटी भी मुझे लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी, ठीक है। एक एफ नामक एक प्रॉपर्टी छूट गई है आइडेंटिटी, उसको भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, 6 थी, एक रह गई थी मुझसे, सॉरी। हाँ, चलो पहले अपन ये चौथी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, इन्वर्स। अब देखो ये इन्वर्स क्या है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, कभी भी कोई तुमसे पूछे इन्वर्स, तो आप उससे 2 सवाल पूछो कि भाई तुझको एडिटिव इन्वर्स चाहिए कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, क्योंकि दोनों का ही कंसेप्ट अलग होता है। ठीक है, दोनों का ही कंसेप्ट क्या होता है, अलग। अच्छा ठीक है,
देखो इन्वर्स का एक ही फंडा है सिंपल सा। अगर आप बात कर रहे हो किसकी, अगर आप बात कर रहे हो एडिटिव इन्वर्स की, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, वो ये कि आपको जो भी गिवन नंबर होता है, ठीक है, आपके पास जो भी गिवन नंबर होता है, गिवन नंबर में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे ताकि आंसर कितना आ जाए, ज़ीरो आ जाए। यानी कि एडिटिव इन्वर्स का मकसद ये है कि ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं ताकि ऐड करने से मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए। ठीक है, जैसे अगर -2 है तो -2 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर लिखूं ताकि दोनों को साथ रखने से ओवरऑल आंसर ज़ीरो आ जाए। तो एडिटिव इन्वर्स में आपको जो भी नंबर दिया होता है हमेशा उसका अपोजिट रखिएगा। -2 दिया है तो +2 रख लो, तो -2 का एडिटिव इन्वर्स कौन हुआ, +2 हुआ। -7/6 का एडिटिव इन्वर्स कौन हुआ, +7/6 हुआ। अगर आपको 1/3 दिया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स कौन हुआ, -1/3 हुआ। तो इनडायरेक्टली एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि कोई एक ऐसे नंबर को लेकर आइए जिसके आने की वजह से ओवरऑल उन दोनों को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ओवरऑल आंसर कितना आना चाहिए, 0। और एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जो भी आंसर दिया होगा उसमें सिर्फ साइन चेंज कर दो। सिर्फ यहाँ पे क्या करना, जो भी आपको गिवन दिया होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप उसकी क्या कर दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा, आपका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या कहानी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है गिवन नंबर से ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं, तभी तो नाम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ताकि आंसर की वैल्यू बराबर आए 1। ठीक है, ताकि आंसर की वैल्यू बराबर बोलो कितनी आए, 1। एडिटिव में हम चाहते हैं कि 0 आना चाहिए, है ना, और मल्टीप्लिकेटिव में हम क्या चाहते हैं कि आंसर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। इसका बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है, टेक रेसिप्रोकल। आपको जिस भी नंबर का क्या निकालने को कहा जाए, मल्टीप्लिकेटिव नंबर, साइन में कोई चेंज मत करना। एडिटिव में हम लोग क्या कर देते हैं, साइन में चेंज कर देते हैं, नो चेंज इन साइन, ध्यान रखना। एडिटिव इन्वर्स में साइन में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन में चेंज नहीं करते। जैसे किसी ने अगर तुमसे पूछा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ 2 का, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि वो इनडायरेक्टली तुमसे 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है। तो उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा, 1/2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। कोई तुमसे पूछेगा -3/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, माइनस साइन को वैसे ही रखो, सिर्फ नंबर उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये कहानी होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की और किसकी, आप लोगों की व्हाट, एडिटिव इन्वर्स की। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने पढ़ ली प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 का नाम है आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे भी अगेन 2 होते हैं, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चाहे आप एडिटिव में पढ़ो चाहे आप मल्टीप्लिकेटिव में पढ़ो, दोनों आइडेंटिटीज़ का एम ये होता है कि आंसर शुड नॉट चेंज, मतलब गिवन नंबर शुड नॉट चेंज। आपको जो नंबर दिया गया है वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, वो बदलना नहीं चाहिए। यानी कि अगर मुझे कोई गिवन नंबर दे दिया है, गिवन नंबर में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं ताकि आंसर मेरा गिवन नंबर ही आए, कुछ नया नहीं आना चाहिए। तो अब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अगर तुम 1 ऐड करोगे तो भी आंसर चेंज होगा, 2 3 4 5 -9 -2 -5/6 कुछ भी ऐड करोगे आंसर चेंज होगा। तो गिवन नंबर से मैं ऐसा कौन सी वैल्यू वहाँ पे ऐड करूँ ताकि आंसर में कोई चेंज ना आए, तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम हमारा सबका फेवरेट, बोलो कौन, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसे आप किसी भी नंबर से ऐड कर दीजिए उसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की, ठीक है,
किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहती है कि गिवन नंबर से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर मेरा गिवन नंबर ही रहना चाहिए। तो खुद सोचो कौन रहेगा, तो यहाँ पे वो गिवन नंबर रहता है ONE 1 सिंगल। आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर इटसेल्फ ही आंसर आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रैशनल नंबर विल बी 1 ऑलवेज, चेंज नहीं होगा, 1 ही है, क्योंकि किसी और के रखने से तो आंसर बदल जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रैशनल नंबर विल बी ऑलवेज 0। 0 के अलावा अगर कुछ और रखोगे तो आंसर बदल जाएगा। तो पेपर में पूछा जाता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दुनिया के किसी भी नंबर के लिए हमेशा 1 रहेगी, और इनवर्स लेकिन हाँ वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। एडिटिव आइडेंटिटी दुनिया के किसी भी नंबर के लिए हमेशा 0 रहेगी। समझ रहे हो ऐसा? तो स्टूडेंट्स बहुत बार आइडेंटिटी और इनवर्स इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इनवर्स पूछते हैं तो आइडेंटिटी निकाल के आ जाते हैं, आइडेंटिटी पूछते हैं तो इनवर्स निकाल के आ जाते हैं। वो नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक छठवीं और आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी ही प्यारी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगेन दो बातचीत कि मैडम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप एडिशन के लिए भी कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हो, आप डिवीजन के लिए भी कर सकते हो क्या? तो जवाब है नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के किसके लिए वैलिड है? आप लोगों के प्लस और माइनस के लिए ऑलवेज, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कभी नहीं। तो ऑलवेज वो किसके लिए वैलिड है? प्लस माइनस के लिए। और नेवर किसके लिए है? मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कभी नहीं होता। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि आखिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। वो हर चीज बांटना चाहती है, लो मैंने बांट दिया, सबको बांटती रहती है वो। तो मान लेते हैं एक नंबर है P, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर लिखा है Q + R + S, ऐसा लिखा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस लिखा है या फिर माइनस भी अगर लिखा है तो ये P उन सभी लोगों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई होगा, एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। यानी कि P का मल्टीप्लिकेशन Q के साथ, P का मल्टीप्लिकेशन R के साथ, P का मल्टीप्लिकेशन S के साथ। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसको मैथ्स की भाषा में कहते हैं ब्रैकेट ओपन करना, कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है उसको ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ब्रैकेट के अंदर लेट से माइनस होता तो बाहर लिखा हुआ नंबर अंदर लिखे हुए सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि P × Q - P × R। ज़रूरी नहीं है कि अंदर से 2 नंबर हो, ब्रैकेट के 6-7 भी हो सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई लगा है तो गलती से भी ये कारनामा मत करना कि P को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q से, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और P को मल्टीप्लाई कर रहे हैं R से। मतलब अगर बीच में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है तो ऐसा नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अगर बाहर P है और अंदर अगर मान लेते हैं डिवीजन है, तो डिवीजन में भी अगर तुम्हारे दिल की इच्छा ऐसी हो रही है, ठीक है, कि P को Q के पास ले जाता हूँ, बीच में डिवीजन का साइन रख देता हूँ और P और R लिख देता हूँ, तो ऐसा भाई नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किस पे वैलिड होती है? आप लोगों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक ही मतलब वो होता है, ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करना, खत्म बात, और कुछ नहीं। तो एक बार चलते चलते चीज़ों को समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने ये टॉपिक सीखे 6 प्रकार की प्रॉपर्टीज। पहली थी क्लोजर। क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज सबके लिए वैलिड होती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टीज हमेशा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होती है, डिवीजन के लिए कभी कभी। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो नहीं होगी, अगर 0 नहीं है तो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या कहानी है?
उसके बाद की कहानी थी हम लोगों की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या हिसाब किताब था, जरा देखिए तो सही। क्या था? नहीं, एसोसिएटिव नहीं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड थी, बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई थी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या कहना था कि मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई में चलूंगी बट डिवीजन में नहीं चलूंगी। और आखिरी प्रॉपर्टी अभी हमने जो पढ़ी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या कहना है कि ये प्लस में चलेगी, माइनस में चलेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं चलेगी। तो ये याद रखना कि कौन सी प्रॉपर्टी कब चलेगी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की क्या होती है, हमेशा जीरो। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा किसी भी नंबर की क्या होती है, 1। अगर आपको किसी ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को कहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप जो भी नंबर दिया है बिना साइन चेंज किए उसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो। और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है सिर्फ